नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अटल डिके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपसे बात करूंगा आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, ईपीएफओ और सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कौन अच्छा एग्ज़ाम है, हमें किसकी प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए, क्या हम तीनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम तीनों एक साथ निकल जाएं। इस बारे में आज चर्चा की जाएगी। आखिर मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है इस टाइम, तो इसका एक रीज़न है, वो ये कि तीनों एग्ज़ाम ही विद इन 4 to 5 मंथ्स होने वाले हैं। अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी की, तो आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, मैं बता देता हूं आपको। आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 6 मार्च प्रीलिम्स की। मैं यहाँ पर बात करूँगा मेनली कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें हम, ठीक है। तो 6 मार्च को आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। अगर बात करें हम ईपीएफओ एग्ज़ाम की, तो ईपीएफओ एग्ज़ाम का जो डेट है वो 9 मई है, 9 मई, ठीक। और उसके बाद आता है यूपीएससी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स की जो डेट है दोस्तों वो है 21 जून, ठीक है। इसमें एक दिन आगे पीछे हो सकता है, मुझे थोड़ा माइंड में नहीं है, लेकिन 20 की लाइन में ही किसी जून में एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। तो ये तीन एग्ज़ाम है जो मेन एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। लेकिन क्या हम तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो उस बारे में जानने से पहले मैं बताता हूँ आपको तीनों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप खुद एनालाइज कर पाएँ जिससे कि क्या हमारी तैयारी एक साथ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दोस्तों अगर बात करें पहले आरबीआई ग्रेड बी की, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम के थ्रू इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है हमें जो पोस्ट मिलती है वो बी ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं आरबीआई के अंदर, उनकी पोस्ट मिलती है एक, ठीक है। बी ग्रेड ऑफिसर्स जो है बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट होती है आरबीआई के अंदर। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस पोस्ट से एंट्री लेते हैं तो जब आपका रिटायरमेंट होगा तो यू कैन बिकम डेप्टी गवर्नर ऑल्सो। आप जानते हो कि आरबीआई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, जो सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है दैट इज़ गवर्नर, ठीक है ना। उनके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर काम करते हैं। तो ग्रेड बी ऑफिसर्स जो होते हैं वो इस पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। इस ये तो मतलब मैंने बताया कि ये पराकाष्ठा था, वहाँ तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा क्या है कि अगर आप यहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे तो जो ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं स्टार्टिंग से ही उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है अपना नॉलेज को शो करने का, ठीक है। इसके अलावा ये जॉब डायनेमिक होती है, मतलब कि जैसे आप जानते हो पूरा का पूरा आरबीआई की जो पॉलिसीज़ होती हैं, आरबीआई का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि जो कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उनको फ्रेम करने में, जो कंट्री का जो इकनॉमी है उसको इम्प्रूव करने में। जैसा कि आप जानते हो अभी कोविड के दौरान जो है आरबीआई का रोल बहुत बढ़ गया था, इसीलिए बार बार जो है रेपो रेट में कमी की जा रही थी आरबीआई गवर्नर के द्वारा। बहुत सारे फिस्कल स्टिमुलस भी अनाउंस किए गए थे जिससे काफ़ी हेल्प मिली थी बिज़नेस को, जो एमएसएमई बिज़नेस हैं, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि ये कि बैकबोन है, हमारे देश की इकनॉमी की बैकबोन है आरबीआई। अगर आरबीआई सही से काम ना करे तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो आरबीआई का रोल इतना बड़ा होता है और ऐसी संस्था के अंदर आप एक की पोस्ट पर जा सकते हो अगर आप ये एग्ज़ाम निकालते हो तो। बात समझ में है कि क्या आपका रोल होगा, कितनी इंपॉर्टेंट ये जॉब है। अब आते हैं दूसरी पोस्ट की बात कि ईपीएफओ में अगर आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम निकालते हो तो आप क्या बनोगे। भाई ईपीएफओ एग्ज़ाम निकालने के बाद दो पोस्ट हैं, एक तो है एनफोर्समेंट ऑफिसर की, ठीक है, और एक है अकाउंट्स ऑफिसर की, ठीक। तो दोनों ही पोस्ट अच्छी हैं। क्या काम होगा आपका, आप जानते हो कि जो भी लेबर मिनिस्ट्री है हमारे देश की, वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती है, ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेके आते हैं कंपनीज़ के लिए जिससे कि जो वेलफेयर है लेबर का वो सिक्योर किया जा सके। तो वेलफेयर जो है लेबर का वो सिक्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं ऑफिसर्स के हाथ में होती है दोस्तों। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में मेनली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो जो आपके मतलब जो कंपनीज़ के अंदर लेबर है वो, उनको जो वेलफेयर है, उनका वेलफेयर है वो इंश्योर हो, ठीक है। अब सोचो कितने मतलब जो हमारे देश में जो है, चाहे वो सेक्टर है ऑर्गेनाइज्ड और चाहे है अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों ही सेक्टर्स में जो है वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है मोदी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी थी, आत्मनिर्भर भारत योजना। इसके इस स्कीम के दौरान जो है उन्होंने जो पीएफ का जो पैसा होता है, ठीक है, उसका डिसबर्समेंट जल्दी हो जाए, इसके बाद इसके लिए उन्होंने पॉलिसीज़ लेके आए थे। इसके अलावा ये भी लेके आए थे कि भाई कोरोना टाइम में जो भी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रखेंगी
तो जो उनका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट करेगी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, दोनों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी। तो ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती रहती है, जिससे क्या हो कि जो हमारे देश में रोज़गार है वो बढ़े, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम आएँ, उसमें कन्वर्ट हों, जिससे कि ये मालूम चले कि हमारे देश में आखिर कितने लोग एक्चुअली रोज़गार हैं, रोज़गार प्राप्त हैं, और कितने बेरोज़गार हैं। ये चीज़ सब चीज़ देखने का काम जो है ईपीएफओ संस्था का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस संस्था से कितने करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये संस्था ठीक से काम करती है तो आप समझ सकते हैं कि जो है कितने ही करोड़ लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो सकता है, ठीक। तो आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसके एक प्रमोशन के बाद ही आप बन जाते हो असिस्टेंट कमिश्नर इन लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। ईपीएफओ के अंदर आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है असिस्टेंट कमिश्नर की, जिसके अंडर में काफ़ी काम होते हैं जो आपको देखने होते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद आता है जो सबसे मेन एग्ज़ाम है, दैट इज़ यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके 3 फेज़ होते हैं। मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, ठीक है। उसके बाद मेंस भी है और इंटरव्यू भी होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के थ्रू क्या पोस्ट मिलती है आपको भाई? सबसे बड़ी पोस्ट है दैट इज़ आईएएस, ठीक है, आईपीएस, आईएफएस मतलब कि जो है कि फॉरेन सर्विस, ठीक है। एक आईएफओएस होती है फॉरेस्ट सर्विस की, और आईआरएस। इसके अलावा भी और भी पोस्ट मिलती हैं, आईआरटीएस हो गई। जो भी ए ग्रेड की पोस्ट हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, आप सुनते होंगे आपके शहर में डीएम होते हैं, ठीक है, एसडीएम होते हैं, एसपी होते हैं, आईजी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी की पोस्ट हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सारी पोस्ट जो हैं उन पर जो बंदे बैठते हैं वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होके आते हैं। तो इस एग्ज़ाम की ये इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको इम्पोर्टेंस क्यों बताई? जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि देखिए हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम कितना बड़ा है, हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, हमारी क्या वैल्यू होगी समाज के अंदर, ठीक है, हमें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा भी या नहीं होगा। तो उस गर्व को महसूस करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी शिद्दत से पढ़ाई करनी है, अपना जी जान लगाना है। तो उसको लगाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन लाने के लिए मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, ठीक है। ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं आएगा आपके अंदर तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। अब आती है बात जो जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि जो क्या हम तीनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर बताऊं आपको कि आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीलिम्स है, आरबीआई ग्रेड बी का जो प्रीलिम्स है, उसमें जो है भाई प्रीलिम्स में 4 सेक्शन आएंगे। मैंने वीडियो भी बना रखी है कि क्या सिलेबस है, आप वो भी देख सकते हो एक बार। तो उसमें जीए है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है, ठीक है। अब करते हैं ईपीएफओ। तो ईपीएफओ की बात करते हैं हम। तो ईपीएफओ में क्या चीज़ मैच कर रही है? ईपीएफओ में भी जीएस आती है, तो जीएस यहाँ मैच कर जाएगी। इंग्लिश वहाँ भी आती है, इंग्लिश यहाँ मैच कर जाएगी। मैथ्स वहाँ भी पूछते हैं, मैथ्स यहाँ मैच कर जाएगी। रीजनिंग उस लेवल की नहीं पूछते, रीजनिंग को मैं मैच नहीं कराना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब आता है प्रीलिम्स की बात। तो प्रीलिम्स में जीएस पूछते हैं, हाँ जी पूछते हैं जीएस, ठीक है ना। एक पेपर पूरा 100 नंबर का प्रीलिम्स में जीएस का ही होता है। इंग्लिश पूछते हैं, हाँ जी पूछते हैं। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश और मैथ्स मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ, रीजनिंग का यहाँ भी पोर्शन में ला सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी में, वो आपका यूपीएससी ईपीएफओ में काम आएगा, वो आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अब बात ये आती है कि जो क्या सिलेबस सेम है? सिलेबस सेम नहीं है। मैंने ये बताया कि जो कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो वो वेस्ट नहीं जाएगी तैयारी, क्योंकि जितना भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए केवल हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप 1 महीना पढ़ते हैं तो वो जो तैयारी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो काम आएगी किस में? यूपीएससी ईपीएफ एग्ज़ाम में। मतलब कि पहले आप बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करिए ग्रेड बी की। अगर आपका वो एग्ज़ाम निकल जाता है ग्रेड बी का, तो उसके बाद जो है अच्छी बात है भाई, उसके 1 महीने बाद ही क्या है, मेंस एग्ज़ाम है आरबीआई का। अगर आपका जो है ग्रेड बी निकल जाता है तो उसके बाद 1 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम है। अब आरबीआई ग्रेड बी के मेंस में क्या पूछेंगे भाई कि जो है क्या वो यूपीएससी से मैच करता होगा? तो ग्रेड बी के जो मेंस में है वो पूछते हैं भाई, एक तो मैनेजमेंट पूछते हैं, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक होता है सोशल इश्यूज़ का, ये है ना, ये हो गया। और फिर फिनेंस इकनॉमी ये पूछते हैं।
तो फिनेंस और इकोनॉमी जो है वो ईपीएफओ में भी काम आता है, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी काम आता है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा वो, और वो काम आएगा आपका मेंस में भी। सोशल इशूज़ के ऊपर जो है क्या है, क्वेश्चंस बनते हैं, ईपीएफओ में बनते हैं और कहाँ बनते हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। बस एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसका रोल ना तो ईपीएफओ में है और ना ही यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में है। तो बात समझ में आ रही है, मतलब कि अगर आप एक महीना पढ़ते हैं, ये सपोज़ फरवरी में आपके 20 दिन बचे हैं, 20 दिन अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ते हैं केवल, तो वो तैयारी आपकी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपका ईपीएफओ में काम आ जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम निकलता भी है, एग्ज़ाम आपका निकलता भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप वही सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है वेल एंड गुड है, नहीं निकलता है तो जो है वही सिलेबस जो आपने पढ़ाई करी है उसके नोट्स बना के वो यूज़ करके आप जो है ईपीएफओ के जो सिलेबस बच गया है वो आप ऐड कर दो अपने आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में, ठीक है। अब क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ईपीएफओ के लिए वो देख लेते हैं। भाई ईपीएफओ के लिए जो मेन पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा वो क्या है, एक तो है आपका अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा एक तो, और एक पढ़ना पड़ेगा आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, ठीक है। ये दो टॉपिक हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे आरबीआई के सिलेबस से, ठीक। तो अगर आप ये दोनों एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं भाई, आपके पास फिर भी टाइम होगा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम हो गया आरबीआई ग्रेड बी के प्रीलिम्स का। एग्ज़ाम निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो जो है फिर आपके पास क्या है, अप्रैल है। मार्च पूरा पड़ा हुआ है और अप्रैल पूरा पड़ा हुआ है, 2 महीने में आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखना कि देखिए ईपीएफओ में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीज़ पूछते हैं प्रीलिम्स में भी। तो आप जब ये तैयारी करेंगे, क्योंकि ईपीएफओ में केवल एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो आप इसमें और ऐड कर दो क्या, कि साथ में यूपीएससी के जो सीएससी मतलब प्रीलिम्स के जो पेपर आए हुए हैं पहले के, मैं बात कर रहा हूँ सीएससी एग्ज़ाम की, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, वो भी साथ में लगाओ, एक पेपर डेली, ठीक है। तो जिससे कि आपका जो है वो भी तैयार होता रहे और साथ में ये भी तैयार होता रहे। अब आपका जो है 9 मई डेट आ गई, आपका ईपीएफओ का पेपर आपने पढ़ाई कर ली है, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, साथ में मॉक टेस्ट आप इसका भी लगा रहे हो और आपने एग्ज़ाम दिया, भूल जाओ क्या आपका हुआ, फिर आप आ जाओ यूपीएससी प्रीलिम्स पे। तो जब आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम दोगे 9 मई को, उसके बाद आपके पास लगभग 1.5 महीना बच जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। 1.5 महीने कुछ नहीं करना, जो नोट्स आपने बनाए हैं अब तक ईपीएफओ तक के लिए, उन्हीं नोट्स में जो रह गया, अब क्या रह गया, अब रह गया इनके नोट्स में एनवायरनमेंट, क्या रह गया, एनवायरनमेंट रह गया, ज्योग्राफी रह गया, ठीक है ना, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी रह गया है, ये आप ऐड करो अपने नोट्स में। और डेली 1.5 महीना क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के। लगभग 50 मॉक टेस्ट लगा लीजिए एग्ज़ाम से पहले, उनको जो मॉक टेस्ट लगाएंगे आप उनके नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए बार बार, ठीक है ना, और फिर एग्ज़ाम दीजिए। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपके तीनों के तीनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और कोई भी जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने आरबीआई ग्रेड के लिए पढ़ा होगा, ठीक है ना, आरबीआई ग्रेड बी के लिए पढ़ा होगा, वही काम आ जाएगा आपका ईपीएफओ के लिए भी, वही काम आ जाएगा आपका प्रीलिम्स के लिए भी। तो आपको ये नहीं लगने का कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ, ठीक है। फोकस आपको तीनों रखना है, लेकिन टाइम ऐसा दिया है, ये आप समझ लो भगवान की कृपा है कि देखिए दोनों तीनों एग्ज़ाम में गैप अच्छा अच्छा है, हर 1.5 महीने बाद दूसरा एग्ज़ाम है, हर 1.5 महीने बाद दूसरा एग्ज़ाम है। तो इसमें क्या होगा, ये 1.5 महीने जो बचेंगे आपको, इससे आप जो सिलेबस रह जाता है ना दूसरे एग्ज़ाम का, वो प्रिपेयर कर सकते हो इस टाइम में, जिससे कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए ओवरलैपिंग ना हो और आप कंफ्यूज ना हो कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ। इस तरीके से आपके तीनों एग्ज़ाम निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि मैं और कुछ इसमें बताऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं और आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। या आपको कुछ जानना है कि देखिए किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी आपको पूछनी है कि हाँ भाई यूपीएससी के मेंस की तैयारी कैसे करें, या फिर आरबीआई ग्रेड बी के मेंस की तैयारी कैसे करें, या और भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है किसी सब्जेक्ट को लेके प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। मैं इसलिए ही मैंने बनाया चैनल, जिससे कि आप बच्चों की हेल्प हो और आपको जो है एक ऑनेस्ट रिव्यू मिले, एक ऑनेस्ट सलाह मिले, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।